स्वागत दोस्तों आपको शार्प IQ एजुकेशन में। MPSC 4 हम लोग पढ़ना है। आज इसमें हम लोग को चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, नरमपंथी और उदारपंथी। आइए समझते हैं इसमें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें उग्रपंथी और नरमपंथी। आप इससे भली भांति परिचित होंगे इन दोनों नामों से। यह दोनों एक विचारधारा थी, जिसमें से एक विचारधारा स्वतंत्रता के लिए हिंसा के मार्ग को चुनने को उचित कहती थी और दूसरी अहिंसा मार्ग के उचित मानती थी। तो ये दोनों मुख्य विचारधारा थी। अब इनको बारे में हमको समझना है कि नरमपंथी और उग्रपंथी के बीच विभाजन से किस प्रकार आप स्पष्ट करेंगे, यानी जो विभाजन हुआ किस प्रकार का विभाजन था, इसको हमको स्पष्ट करना है। आइए समझते हैं इसमें। भारत ने अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो संघर्ष किया था, उसकी तुलना में नरमपंथियों ने अपने विचारों के आधार पर ब्रिटिश शासन को सर्वाधिक लाभप्रद और भारत के लिए हित में घोषित कर दिया था। यानी कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो संघर्ष हुए थे भारत में, उसकी तुलना में जो नरमपंथी थे उन्होंने अपने विचारों से जो ब्रिटिश शासन था उसको उचित कर दिया था कि ये लाभप्रद है और ब्रिटिश शासन सही है। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के धार्मिक कूट को उभार दिया। तो आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से उसकी बहुत बड़ी एक काम किया था बंगाल विभाजन का, जिसमें इसकी साफ साफ जो नीति थी धर्मकूट की नीति, यानी मुस्लिम और हिंदुओं को बीच बंटवारा करना, दोनों के बीच में धार्मिक अपने श्रेष्ठता के विचार को लाना, यह इसकी सबसे बड़ी नीति थी। और इसी का ही परिणाम था कि आगे चल के भारत में विभाजन देखने को मिला। तो लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक कूट को उभार दिया था और उसके धार्मिक इरादों का विरोध करने वाले भारतीयों पर जमकर अत्याचार किया। यानी जो भारतीय जो इसकी विचारधारा को विरोध करते थे, उसने इन भारतीयों पर जमकर अत्याचार किया। इससे बिपिन चंद्रपाल का हृदय द्रवित हो गया, यानी कि ठेस पहुंचा उनको। उनका कहना था कि अन्याय और कुशासन का प्रतिदिन सामना करते हैं, यानी कि अन्याय और कुशासन जो ब्रिटिश शासन द्वारा हो रहा था उसका प्रतिदिन सामना करते हैं, अतः इसके रहते निष्ठा कैसे स्थापित रह सकती है। नरमपंथी के विपरीत उग्रपंथियों ने सदैव ब्रिटिश शासन को एक अभिशाप समझा, जो भारत के शासितों को कभी भी न्याय नहीं दे सकता। यानी वहीं जो नरमपंथी के विपरीत जो उग्रपंथी विचारधारा थी, उसने हमेशा जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रहे हैं और हमेशा से ब्रिटिश सरकार की जो इरादे हैं इनको हमेशा से ये चुनौती देते आ रहे हैं और इसका हमेशा से इन्होंने आलोचना की है और उन्होंने हमेशा से ब्रिटिश शासन को अभिशाप समझा। और उन्होंने मानना ये था कि ये भारत में शासितों को, यानी जो शासन करने वाले, सभी कभी न्याय नहीं दे सकते, यानी उचित कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश शासन के कुत्सित इरादों को चुनौती देने के साथ ही यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को इस प्रकार घोषित किया है कि जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय हारी दिखाई देती है। तो राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को उन्होंने इतना बुरा ठेस पहुंचाया कि उससे भारतीयों के मन में जो है वो उनको हारी दिखाई दे रही थी कि इनसे उबर पाना या इनके शासन से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बात थी उग्रवादी की। तो जहां नरमपंथी ब्रिटिश शासन को उचित मानते थे और वे उनके अंडर में ही रहकर काम रहना चाहते थे, वहीं उग्रपंथी जो थे वो स्वतंत्र भारत की कल्पना करते थे और हमेशा ब्रिटिश शासन के खिलाफ रहते थे, उनकी सारी नीतियों की चुनौती देते थे। तो आइए समझते हैं आगे इसमें। उग्रपंथियों द्वारा अभिव्यक्त नए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने साम्राज्य विरोधी उस अटल दृष्टिकोण पर बल दिया जिसने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो जो उग्रवादी थे उन्हें जो नए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को उन्होंने क्या कहते हैं बल दिया कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया जाएगा और आगे चलकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। नरमपंथी क्रमिक सुधार के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे, इसके विपरीत उग्रपंथियों ने स्वराज पर बल दिया। तो जहां नरमपंथी थे वो क्रमिक सुधार के माध्यम से, यानी शांतिपूर्ण तरीके से एक क्रम में सुधार हो, इसके माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। वहीं जो उग्रपंथी थे वो स्वराज पर पूर्णतः बल देना चाहते थे, यानी हिंसक मार्ग अपनाकर भारत का अपना राज हो, यानी उस पर शासन करने वाला अपना भारतीय हो, इस पर वह बल देते थे। अर्थात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्वशासन का मॉडल भारत हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा था। पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए तिलक ने कहा, तिलक आप जानते हैं ये उग्रवादी नेता थे,
बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत ही फेमस लाइन है। इसके बिना कोई भी समाज सुधार, औद्योगिक प्रगति, लाभदायक शिक्षा, राष्ट्रीय जीवन की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम यही चाहते हैं, इसलिए ईश्वर ने उसे संकष्ट करने के लिए हमें संसार में भेजा है। तो हमेशा से जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ये बात हमेशा से इस बात पर बल दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो स्वतंत्रता होती है वो उसकी अधिकार होती है, वह स्वतंत्र होना चाहिए या उसका अधिकार होता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि स्वराज यानी कि एक तरह से स्वराज का बात तिलक ने आगे रखी कि जो भारत पे शासन हो वो किसी भारतीयों द्वारा हो और ब्रिटिश सरकार किसी अन्य तीसरे व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति का शासन भारत में ना हो, इस पर उन्होंने हमेशा बल दिया। आगे समझते हैं इसमें। इसी समूह के सदस्य बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि उग्रपंथी संघर्ष का प्रमुख लक्ष्य भारतीय शासन की नीति को निर्धारित करने वाले इंग्लैंड के अधिकार का परित्याग और देश के लोगों पर शासन करने वाले कानून बनाने के लिए वर्तमान निरंकुशता के अधिकार को त्याग है। यानी कि जो कानून बनता है, जो कानून बनाने वाले हैं, उसमें किसी अन्य देश का उसमें हस्तक्षेप ना हो। जो उस वक्त इंग्लैंड कर रहा था, यानी जो शासन था वो इंग्लैंड के हाथों में था, भारत का शासन। तो इसी किसी भी प्रकार के किसी और देश के हाथों में शासन ना जाए, इसी से हमेशा वह बल देते रहते थे। और आगे समझते हैं इसमें। उग्रपंथी जहां राष्ट्र हित में हिंसा का सहारा लेने भी उपयुक्त समझते थे, वहीं नरमपंथी शासकों के साथ सीधे संघर्ष से बचना हेतु संवैधानिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से वह समर्थन करते थे। यानी जहां उग्रपंथी हिंसा का सहारा लेने को उचित कहते थे, वहीं जो नरमपंथी हैं वो संवैधानिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करना पसंद करते थे। इस शांतिपूर्ण तरीके के विपरीत उग्रपंथियों ने बहिष्कार का सहारा लिया। तो जो उग्रपंथी थे वो शांतिपूर्ण तरीके के विपरीत उन्होंने बहिष्कार का मार्ग अपनाया, और इसका समर्थन करते हुए तिलक ने तर्क दिया कि प्रशासन को भयंकर रूप से कठिन बनाना, कृत्य संकल्प दृढ़ निश्चय के साथ बहिष्कार और हड़ताल से अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अर्थात ब्रिटिश अफसरशाही के लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न करना है। तो उन्होंने इसके शांतिपूर्ण तरीके के बजाय हड़ताल करना, बहिष्कार करना, इन सभी तरीकों से अपनाकर जो ब्रिटिश अफसरशाही है उनके लिए एक विषम परिस्थिति उत्पन्न करने के पक्ष में थे। यानी जब वो विषम परिस्थिति उत्पन्न होगा तभी उनकी सत्ता लड़खड़ाएगी, और वही एक फिर चांस रहेगा कि सत्ता भारतीयों के हाथ में आ सकती है। ब्रिटिश अफसरशाही से जुड़ी लोगों से उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासन से भारतीयों के हटाने से पूरी मशीनरी ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने सरकारी कार्यालय और पदों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी और घर पर बने सूती वस्त्र का समर्थन किया। यानी उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि अगर प्रशासन में जो भारतीय हैं वो अगर हट जाएं तो जो भी मशीनरी बनी हुई है वो ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त जानते हैं आप कि उतने सारे अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज तो कम ही थे, लेकिन उनके अंडर में जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों के शासन को स्वीकार कर लिया था और उसमें प्रशासन में वो भी प्रशासन कर रहे थे, अगर वो उसका साथ नहीं देंगे, अगर वो ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, तो इससे जो भी मशीनरी खड़ी है, यानी जो एक के बाद एक क्रमिक जो भी अफसरशाही है, वह सारी मशीनरी ध्वस्त हो जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप विरोध करना शुरू करें और सरकारी कार्यालयों से अपना इस्तीफा दें। आगे समझते हैं। उन्होंने स्वदेशी और घर पर बने सूती वस्त्रों का साथ ही साथ समर्थन किया, और जो ब्रिटिश माल आता था और जो ब्रिटिश कंपनियां थीं उनका बहिष्कार करके, और जो घर से बने माल थे, सूती वस्त्र थे, यानी जो देसी माल थे, उनका उन्होंने समर्थन करना शुरू किया। इससे होता क्या था कि बाहर के जो भी कंपनियां होती थी उनका जितना भी हम लोग धन होता था उनके माध्यम से बाहर चला जाता था। तो इससे जो भारत हो जाता था वो धीरे दिन असहाय होता था। तो इसी का उन्होंने क्या कहते हैं, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अगला समझते हैं। आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश उद्योगपतियों के बीच घोर आश्चर्य को जन्म दिया। यानी कि ये जो आर्थिक बहिष्कार हो रहा था और जो इससे जो ब्रिटिश उद्योगपति थे यानी इंडस्ट्रियल थे, उनके बीच एक घोर आश्चर्य की जन्म दिया। नरमपंथी विचार अंग्रेजों के अधीन स्वयं को सुरक्षित और खुश देखते थे। उनका यह विश्वास था कि भारत स्वराज प्राप्ति के योग्य नहीं है। तो वहीं जो नरमपंथी विचारक हैं वो अंग्रेजों के अधीन स्वयं को सुरक्षित मानते, यानी सेफ मानते थे,
और खुश दिखते थे। उनका यह विश्वास था कि जो स्वराज प्राप्ति के लिए भारत अभी नहीं हो और वह स्वशासन करने के अभी योग में नहीं है। नरमपंथी का कुछ इस प्रकार से विचारधारा थी। उग्रपंथियों ने तर्क दिया कि हम स्वयं शासन को छोड़कर स्वशासन की कला से किसी भी शिक्षक को मान्यता नहीं देते हैं। धर्मपंथियों ने निष्ठावादी विमर्श का समर्थन किया। उग्रवादियों ने साम्राज्य विरोधी अपनी अभिव्यक्ति में इस दृष्टिकोण को अस्वीकार किया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की उग्रपंथी अवधारणा में सर्वोच्च बलिदान सहित आत्म बलिदान का विचार प्रमुख रूप से हावी रहा, जबकि नरमपंथियों ने इस विचार को कोई महत्व नहीं दिया। इससे उग्रवादी में दो रूप स्पष्ट होते हैं। तो वहीं जहां नरमपंथी थे उन्होंने निष्ठावादी विमर्श को समर्थन किया, यानी कि निष्ठा स्वीकार किया जाए अंग्रेजों के शासन के तरफ से, और वहीं जो उग्रवादी थे उन्होंने हमेशा से इस बात का विरोध किया। आगे वहीं समझते हैं कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की उग्रपंथी जो अवधारणा थी वो कौन कौन सी थी कि बलिदान देना, आत्म बलिदान का विचार, ये सब प्रमुख रूप से हावी रहे। और वहीं जो नरमपंथ थे वो इसके जो है महत्व नहीं देते थे इन सभी को, और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्ति में लगे थे। आगे समझते हैं इसमें कि इससे जो उग्रवादी थे इनसे दो रूप स्पष्ट होते हैं। ये कौन कौन से थे? पहला है राष्ट्रवादी विरोध को व्यक्त करते हुए बहिष्कार, स्वदेशी और हड़ताल जैसे साधनों को अपनाया गया, यानी कि बाहर के माल को बहिष्कार करना, स्वदेशी माल को प्रोत्साहन देना, साथ ही साथ जो हड़ताल है ऐसे कार्य करना जिससे जो सरकारी मशीनरियां हैं उनको विषम परिस्थिति की खड़ी किया जा सके और शासन सत्ता में को हिलाकर उसको भारतीयों के तरफ किया जा सके। अगला है ब्रिटिश प्रशासन को अंकित करने हेतु अचानक हिंसक आक्रमण को प्रोत्साहन देना। साथ ही जो लोग भूमिगत शस्त्र कार्यों को पसंद करते थे, सशस्त्र कार्यों को जो पसंद करते थे, उनकी निरंतर हिंसक गतिविधियों के कारण जो ब्रिटिश शासन था वो लड़खड़ा गया। इसका एक हिंसात्मक रूप क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी था। तो वहीं जहां उग्रवादी थे वो अपने कार्य में आगे बढ़ते हुए सफलता भी प्राप्त करने लगे, और उन्हीं के कारण क्या हुआ कि ऐसे जो लोग जो सशस्त्र कार्यों को पसंद करते थे उनके निरंतर हिंसक गतिविधियों के कारण जो ब्रिटिश शासन था वो लड़खड़ाने लगा। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जहां जहां शासन और विद्रोह हो रहा था शासन के खिलाफ। इसी का एक जो हिंसात्मक रूप था वो ये था कि जो ब्रिटिश अधिकारियों थी इनका हत्या भी की गई थी। अब आप जानते हैं जनरल डायर जो थे और ऐसे कई सारे जो अधिकारी थे उनकी हत्या के जो भी कार्य थे वो देखने को मिले थे। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। आगे समझते हैं इन सभी कार्यों ने जहां विदेशी शासकों के मन में भय और आतंकों को बढ़ावा दिया, वहीं देशवासियों के हृदय में इस भावना को दृढ़ किया कि ऐसे साधनों द्वारा देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया जा सकता है। तो वहीं एक और जहां ब्रिटिशर्स और विदेशी शासकों के मन में इससे डर भी आया, वहीं जो देशवासी थे इनके मन में विश्वास जागृत हुआ कि इस तरह से आप अंग्रेजों के चंगुल से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। नरमपंथियों ने अंग्रेजों के उदारवादी को सराहना की। वहीं उग्रवादियों को बंकिम चटर्जी के लेखन, विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरणा मिली। तो नरमपंथियों ने अंग्रेजों के उदारवाद की सराहना की, यानी अंग्रेजों के जो उदारवाद विचारधारा थी इसकी सराहना की। और वहीं उग्रवादियों ने उग्रपंथियों को बंकिम चटर्जी के लेखन और विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरणा मिली, यानी कि जो प्रेरणा के स्रोत थे दोनों विचारधाराओं के वो इस प्रकार से अलग अलग थे। अतः ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध के संवैधानिक उपायों ने उनके विश्वास को देखते हुए नरमपंथियों ने समझौते और जबकि स्वराज की मांग का समर्थन करते हुए संघर्ष का मार्ग चुना। उग्रपंथी बहिष्कार और हड़ताल जैसी साधनों का सहारा लेकर शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने में एकजुट हो गए। जहां जो नरमपंथी थे उन्होंने समझौता करके स्वराज की मांग का समर्थन किया, और वहीं जो उग्रवादी थे उन्होंने बहिष्कार, हड़ताल के साधनों को अपनाकर सीधे रूप से कार्रवाई करने के लिए एकजुट हुए। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 1907 का सूरत विभाजन को आप किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसको आपको स्पष्ट करना है। सूरत विभाजन आप जानते हैं क्यों हुआ था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कार्य छिपा था वो 1905 का बंगाल विभाजन इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण था। बंगाल विभाजन में हुआ क्या था कि जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या किया था
बंगाल को उसके सामुदायिक जनसंख्या के हिसाब से बांट दिया था, यानी कि एक तरफ जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी उसको एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उनको दूसरे पार्ट में बांट दिया था। इससे एक बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हुआ देखने को मिला कि जहाँ एकजुट होने की बात थी, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात की जा रही थी, उसको सबसे बड़ा ठेस पहुंचाने का कार्य यहीं से शुरू हुआ। यहीं से जो कर्जन की नीति थी, धार्मिक कूट की नीति थी, ये सामने आती प्रकट होने लगी। अगर दोनों जाति मूल के लोग एक साथ अगर अपना प्रदर्शन करते तो इससे और ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता और अंग्रेज़ों को और ज़्यादा दिक्कत होती। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को निपटारा करने के लिए एक समुदाय लोगों को साथ साठगांठ करके दूसरे समुदाय के लोगों को दबाने की उन्होंने कोशिश की। यानी वह इस कार्य को ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया कि जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे, उनके नेताओं को उन्होंने लालच दिया कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको शासन में उच्च पदों पर जल्दी रखा जाएगा और आगे चल के आपके साथ ज़्यादा रियायत बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से जो धार्मिक संकट है, यानी जो धर्म के खिलाफ भड़काने की जो नीति है, वह अंग्रेज़ों ने पालन करना शुरू की और इसका जो सबसे बड़ा जो स्टेप था वो था बंगाल विभाजन। और उसी के खिलाफ क्या हुआ था, उसी को देखते हुए 1907 में सूरत विभाजन की जैसी दशा सामने को आई। सूरत विभाजन में हुआ था क्या हुआ था कि जो नरमपंथी और उग्रवादी दोनों विचारधारा थी वो आपस में टूट कर अलग अलग हो गई थी, यानी विभाजन हो गया था दोनों का। तो इसी को आइए समझते हैं कि 1905 से 7 तक के काल में स्वतंत्रता संघर्ष की राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के मध्य संघर्ष कांग्रेस के वार्षिक सत्र में छाया रहा। यानी कि जो अलग अलग विचारधारा थे इसके मध्य कई सारे संघर्ष जो थे वो छाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1907 में सूरत विभाजन हुआ। यानी कि ये जो ड्यूरेशन था इसके बीच में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराओं के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा था और इसी का एक जो बड़ा व्यापक रूप था वो 1907 का सूरत विभाजन था। इसका ज्वलंत विषय था 1905 का विभाजन, जिसमें उग्रपंथी और नरमपंथी बुरी तरह से असफल रणनीतियों के आलोचना करने में सफल रहे थे। यानी कि जो 1905 का विभाजन था इसमें जो उग्रपंथी और नरमपंथी थे, ये जो बुरी तरह से असफल रणनीतियां हैं इनको आलोचना करने में सफल रहे थे कि यानी गलती इधर हुई कि गलती उधर हुई कि कैसे क्या हुआ, इसके बारे में जो आलोचना करने में दोनों लोग शुरू हुए करना, और इसी के कारण जो विचारधारा है वो बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही संवैधानिक आंदोलन का नरमपंथी ढंग याचिका प्रार्थना विरोध के रूप में व्यक्त हुआ, जो व्यापक रूप से सैद्धांतिक कार्य था। बंगाल का विभाजन और दमनकारी उपायों की भर्त्सना करते हुए गोखले ने 1905 के बनारस के अध्यक्षीय भाषण में अत्यंत निरुत्साहित ढंग से आर्थिक बहिष्कार का उल्लेख किया, जिससे सरकार के दमन से बचा जा सके। तो 1905 के जो बनारस के अधिवेशन था उसके अध्यक्षता करते हुए गोखले जी ने निरुत्साहित होकर जो बहिष्कार था वो एकमात्र उन्होंने ढंग बताया कि बहिष्कार करके जो बंगाल विभाजन है इसका हम लोग भर्त्सना करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे क्या होगा कि सरकार के दमन से बचा जा सके। बंगाल को छोड़कर अन्य प्रांतों को शामिल करने का उग्रवादियों का प्रयास अवैतनिक कार्यालयों और विदेशी सामान के बहिष्कार पर प्रस्ताव के साथ साथ निष्फल हो गया। इंग्लैंड में उदारवादी दल का विजय हुआ। इस वजह से नरमपंथी नेतृत्व के नेताओं में नई आशा का संचार हुआ। अनेक सुधारों, जिसमें बंगाल विभाजन का रद्द करना भी शामिल था, के प्रति एक आशावादी हो गए या एक आशा जगी। तो हुआ क्या कि जो उग्रवादी थे उनका जो अवैतनिक कार्यालय और जो विदेशी सामान के बहिष्कार के जो प्रस्ताव है ये सब एक निष्फल होता दिखाई दिया। और जो इंग्लैंड था उसमें उदारवादी दल की वहाँ पर विजय हुई और इससे विजय से क्या हुआ कि एक नई आशा जगी नरमपंथी नेताओं में, जिसमें एक अनेक सुधार की बात हुई, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द करना भी शामिल था। ब्रिटिश राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन होने के बावजूद, यानी जो ब्रिटिश राजनीतिक वातावरण है इसमें परिवर्तन होने के बावजूद जो नरमपंथी और उग्रवादी के बीच जो संघर्ष था इसमें कोई कमी नहीं आई। वे रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होने वाले 1907 की सूरत कांग्रेस अधिवेशन में आमने सामने की भिड़ंत के लिए स्वयं को तैयार करने लगे। बोस का तीव्र विरोध तिलक के साथ साथ अन्य महाराष्ट्र और बंगाल के सहयोगियों ने किया।
यानी जो बोस थे, जो नरमपंथी दल के नेता थे, उनका जो विरोध है वो तिलक के साथ-साथ महाराष्ट्र और बंगालियों के सहयोगियों ने भी किया और कांग्रेस की यह बैठक बिना किसी चर्चा के भंग हो गई। कांग्रेस की इस असफल बैठक से जो परिणाम निकला, उसने व्यापक रूप से उग्रवादियों और नरमपंथियों के मध्य साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रबल विरोध उत्पन्न करने में योगदान दिया। यानी कि दूसरे के बीच में, उन दोनों के बीच में एक असफल बैठक का यह परिणाम हुआ कि दोनों के बीच में बंटवारा विचारात्मक रूप से देखा गया। आगे समझते हैं बंगाल के उग्रपंथी, जिनमें महर्षि अरविंद घोष भी सम्मिलित थे, कांग्रेस में विभाजन को दूर करना चाहते थे। यानी जो अरविंद घोष जी थे, वो जो विभाजन है इसको दोनों विचारधाराओं के बीच या दोनों दलों के बीच इसको दूर करना चाहते थे, जिससे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जागृत ना हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में पटना में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा तत्कालीन सत्र के लिए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तिलक के प्रयासों का भी कोई परिणाम नहीं निकला। बंबई के नरमपंथी अपनी बातों पर अड़े रहे। 1908 के इलाहाबाद सम्मेलन में औपचारिक विभाजन हो गया और उन सभी लोगों को कांग्रेस की बैठक और चर्चाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया, जो पूर्ण रूप से संवैधानिक ढंग के विरुद्ध थे। यानी ऐसे दल जो संवैधानिक ढंग से कार्य करने के जो विरुद्ध थे, उनको पूर्णतः इस कांग्रेस की बैठक और चर्चाओं से दूर कर दिया गया। यानी कि उग्रवादियों को इससे दूर कर दिया गया। वहीं इससे बचने के लिए जो विभाजन को दूर करने के लिए जो अरविंद घोष जी थे, उन्होंने भरसक प्रयास किया कि कांग्रेस में ऐसा बंटवारा ना हो, लेकिन यह जो प्रयास था वो निष्फल होते दिखाई दिया और साथ ही 1908 के इलाहाबाद सम्मेलन में औपचारिक रूप से दोनों का विभाजन हो गया। तो यह थी सूरत विभाजन, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जो दोनों दल का विभाजन है वह सामने देखने को मिला। लेकिन आगे चल के लखनऊ अधिवेशन में यह दोनों एक साथ जुड़ गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर आप अटेंड करिएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ दिन, धन्यवाद।